अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम IBS अखर का मॉक टेस्ट पेपर क्लियर करने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा था, IBS अखर का मॉक टेस्ट पेपर है। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है इंग्लिश का जिसके 40 मार्क्स हैं, और दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसके भी 40 मार्क्स हैं। 2 मेजर पार्ट्स हैं, और तीसरा पार्ट है IQ का। तो ये तीनों पार्ट्स हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले इसके ये चंद टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में से पहला टॉपिक्स है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का सबसे बेहतर तरीका ये है करने का कि सबसे पहले आपने ये जो पैसेज है ये नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है, आपने सवाल को पढ़ना है और उसके बाद इसके जो जवाबात दिए गए हैं, इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको ज़हनशी कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जब 2 या 3 दिए हुए आप होंगे आपको सवाल, तो उसको जब आप याद कर लेंगे अच्छी तरह, तो उसके बाद आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सहूलत फ़राहम होगी आया के इस पहले पैसेज पढ़ने से। तो पहले देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पे। दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट। अब आपने जहन में रख लेना है ये कहानी किसके बारे में है। एक ये सवाल है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ, दुनिया के शेप के बारे में, दुनिया के नक्शे, दुनिया के चेहरे के बारे में है, दुनिया के शेप के बारे में है। पहला ऑप्शन है ट्रेवल टू न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के सफ़र के बारे में है। सेलिंग शिप्स इन ओल्ड डे, जहाज़ों के पुराने दिनों के बारे में है। या द शिप्स ऑफ फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, द शेप्स ऑफ फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, तो फलों के शेप्स के बारे में है, जैसे कि ये नारंगी। तो ये आपने जहन में कर लेना है। ये कहानी किसके बारे में है, दुनिया के शेप के बारे में, या सफ़र नया दुनिया सफ़र करने के बारे में है, या पुरानी शिप्स के बारे में है, पुराने दिनों की जहाज़ों के बारे में है, या फलों के शेप के बारे में जैसे कि ऑरेंज। दूसरा सवाल है द शिप इन दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी में शिप क्या है। प्रोबेबली सैंक टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, यानी जो समंदर है, समंदर की तह में डूबा हुआ है। सैंक यानी डूबना, डूबा हुआ या गिरा हुआ। तो ये समंदर की तह में डूबा हुआ है शिप। या वाज गोइंग फर्दर एंड फर्दर अवे, ये दूर जा रहा था शिप्स इसमें कहानी में। वाज एक्चुअली रहा, या ये एक हकीकत में एक खिलौना है। वाज सेलिंग शिप, या ये आम शिप है। सेलिंग मतलब जो पानी में चलते हैं, आम शिप, जहाज़। अब आपने अच्छी तरह ये सवाल को देख लेना है, उसके बाद याद कर लेना है। फिर इसके जो है अच्छी तरह आपने ऑप्शंस याद कर लेने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद आपने इस पैसेज को पढ़ना है। तो अब हम पैसेज को पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह करके। कैन वी सी दैट द अर्थ इज़ अ ग्लोब? येस वी कैन। क्या हम देख सकते हैं कि अर्थ गोल है? हाँ, हम देख सकते हैं। When we watch a ship that sail out to sea, जब हम देखते हैं किसी जहाज़ को जो चल रहा है समंदर में। If we watch closely we see the ship begin to disappear, अगर हम उसे गौर से देखें तो वो गायब होता जाता है। The bottom of the ship disappears first and then the ship seems to sink lower and lower, उसका जो निचला हिस्सा है यानी कि उसकी जो बॉटम है वो पहले गायब होने होता है। उसके बाद जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता और छोटा होता जाता है। Until we can only see the top of the ship and then we see nothing at all, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सिर्फ उसका सर धड़ रह जाता है, यानी उसकी जो ऊपरी हिस्सा है वो रह जाता है। इतना वो दूर हो जाता है शिप। यानी मैं एक उस पर खड़ा हूँ आइलैंड पे, और एक जहाज़ देख रहा हूँ, वो जा रहा है और वो दूर होता जाता है, इतना होता जाता है कि उसका सिर्फ ऊपर वाला धड़ दिखता है, टॉप दिखता है, उसकी ऊपरी तह दिखती है, ऊपरी हिस्सा दिखता है, और फिर वो भी गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, नथिंग एट ऑल। What is hiding the ship from us? जहाज़ हमसे क्या छुपा रहा है? It is the earth, वो दुनिया है। Stick a pin most of the way into an orange and slowly turn the orange away from you, ठीक है।
ये बोल रहा है कि एक नारंगी में, एक संतरे में आप एक पिन गाड़ें, यानी और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज को घुमाएं, यानी उसको टर्न करें आहिस्ता आहिस्ता, तो यू विल सी द पिन डिसअपियर जस्ट लाइक अ शिप डज ऑन द अर्थ। तो लिखा हुआ है यहाँ पे तुम देखोगे कि वो पिन जो है गायब हो जाएगी, जैसे कि जहाज़ दुनिया से होता जाता है। यानी अब मेरे पास एक मिसाल के तौर पे अनियन है, अब मैं अनियन को जो है, अनियन में अगर ये पिन घुसेड़ता हूँ, घुसेगी तो नहीं, लेकिन अगर मैं ये घुसेड़ता हूँ यूँ करके, अल्लाह, ये मिसाल के तौर पे मैंने ये घुसेड़ दी ये पिन, अब ये इस तरफ से आपको दिख रही है। अब अगर मैं इसको पिन अनियन को यूँ आहिस्ता आहिस्ता टर्न करूँगा तो ये पिन कहाँ जाएगी, ये नीचे जाएगी, ठीक है, ये नीचे गई, अब आपको नहीं दिखेगी पिन। तो ये भी कुछ इसी तरह बोल रहा है, पिन जो है नीचे की तरफ चली जाएगी और आपको नहीं दिखेगी, वो गायब हो जाएगी। इस तरह से इसका गायब होने का मतलब है, यूँ नहीं कि दुनिया से ही गायब हो जाएगी, फिर कहाँ जाएगी भाई, है दुनिया में, लेकिन वो गोल है दुनिया इस वजह से। तो ये अब किसके बारे में बोल रहा है, ये अनियन की मिसाल मैंने किस पे दी, दुनिया पे दी, दुनिया गोल है। तो ये मेनली जो पैसेज है ये किसके बारे में है, ये है दुनिया के बारे में, शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ के शेप के बारे में है। और दूसरा इसने मिसाल दी कि जहाज़ की, कि जहाज़ दूर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है, तो दुनिया से वो दूर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है। पहले भी इसने कहा कि अर्थ इज़ अ ग्लोब, अर्थ जो है दुनिया गोल है। तो ये दुनिया के बारे में पैसेज है, दुनिया के शेप के बारे में पैसेज है। तो दोस्तों इसका जो पहला जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जवाब होगा, जिस शिप इसमें क्या है, देखो हमने क्या इसमें पढ़ा था कि जहाज़ जो है, जहाज़ दूर होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, फिर उसका धड़ बचा है सिर्फ, अब वो धड़ भी जो है इसका दूर हो गया, अब कुछ भी नहीं दिखा हमें, दूर होने की बात हो रही है इसमें। यहाँ पे लिखा है प्रोबेबली सैंक टू द बॉटम ऑफ ओशियन, क्या वो समंदर की तह में डूब गया, डूबने की बात हुई नहीं हुई, डूबने की बात, ये बात हो रही है दूर होने की। वाज गोइंग फर्दर एंड फर्दर अवे, ये दूर और दूर होता जा रहा है, तो इसका जवाब क्या है, दूसरा सही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं वोकेबलरी का ऑप्शन। तो वोकेबलरी सिनोनियम्स यानी मुतरादिफ, ठीक है, एक जैसे हम अल्फाज, तो यहाँ पे देखते हैं देयर डाइट इज़ ऑफन ग्रोसरी अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो खुराक है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, ये जो खुराक है अक्सर, ग्रोसरी का मतलब होता है इंतहा, एक किसी चीज़ की इंतहा तौर पे, यानी कि पूरी की पूरी तौर पे, इस तरह से आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा तौर पे, एक होता है ना खाना हमने पेट भर लिया, बहुत ज़्यादा पेट भर लिया, तो उससे ज़्यादा नहीं भरा जा सकता, ये इंतहाई तौर पे इसका मतलब होता है, ग्रोसरी का मतलब होता है इंतहाई तौर पे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, या पूरा तौर पे, ठीक है। तो अब इसके ये देख लेते हैं हम, पूरी तौर पे गैर मुतवाज़िन है, अनबैलेंस्ड है, ये खुराक अक्सर पूरी तौर पे गैर मुतवाज़िन है। अब पूरी तौर पे यानी इंतहाई तौर पे गैर मुतवाज़िन है। ग्रोसरी का भी ये देखते हैं फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार यानी अक्सर। तो ये बार बार जो है ये ऑफन का सिनोनिम हुआ, ना कि ग्रोसरी का, हमें ग्रोसरी का मालूम है। अब ऑफन जो है, ऑफन तो हम वर्ड्स हैं, अब ऑफन का मतलब है अक्सर, ग्रोसरी का मतलब इंतहा, ये तो इसका सिनोनिम नहीं हुआ। नियरली करीब है उसके, ये खुराक अक्सर करीब है गैर मुतवाज़िन के, लेकिन यहाँ पे बता रहे इंतहाई गैर मुतवाज़िन है, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हुआ। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ये होगा कम्प्लीटली, ये खुराक पूरी तौर पे गैर मुतवाज़िन है, तो इसका सिनोनिम होगा कम्प्लीटली। द होल थिंग इज़ वेशियस सर्कल, वेशियस यानी बुरा, बहुत बुरा, ठीक है, ये पूरी चीज़ें बुरे चक्कर है, पूरी चीज़ों में बुरा चक्कर है, एक बुरा चक्कर है। तो ये देखते हैं सवेयर का मतलब होता है संजीदा, ठीक है, सवेयर का मतलब होता है संजीदा, यहाँ पे तो लिखा है बुरा चक्कर है, तो संजीदा ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। यहाँ पे होता है ये क्रिटिकल यानी पेचीदा भी नहीं होगा। डेंजरस ख़तरनाक भी नहीं है, ये बुरा है, ये ख़तरनाक है, ये नहीं। वेरी बैड है इसका, यानी कि ये चक्कर बुरा है, बहुत बुरा चक्कर है, ये सारी चीज़ें बहुत बुरे चक्कर हैं। इसका बी जो है सिनोनियम होगा, ठीक है दोस्तों।
और वोकेबलरी ऑफ इंटोनियम, इंटोनियम्स की वोकेबलरी करते हैं। इंटोनियम्स यानी ज़िद, लफ्ज़ के जो ज़िद होते हैं उसको कहते हैं इंटोनियम्स। ठीक है दोस्तों, तो पीपल मस्ट देन गो हंगरी, इसका जो मतलब निकलेगा पीपल मस्ट देन गो हंगरी का मतलब होगा लोगों को फिर भूखा रखना पड़ेगा, लोगों को फिर भूखा रखना पड़ेगा, भूखा रखना पड़ेगा। ये बोल रहा है ज़रूर, मतलब यहाँ पे ज़रूर का सेंस आ रहा है। ठीक है, रखना पड़ेगा, तो ये इसलिए मस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भूखा, भूखे का अब इंटोनियम निकालना है, यानी ज़िद निकालना है। भूखा होता है, अब उसका देखते हैं ए है, ए का मतलब है वेल केप्ट यानी अच्छी तरह रखा हुआ, ये भी नहीं होगा भूखे का। वेल केयर्ड अच्छी तरह संभाल कर रखा हुआ, ख्याल करके रखा हुआ, ये भी नहीं होगा इसका भूखे का। तो वेल लुक्ड आफ्टर अच्छी तरह देखभाल करके रखा हुआ। ठीक है, देखभाल किया हुआ ये भी भूखा नहीं का ये सिनोनिम नहीं हो, क्योंकि देखभाल किया हुआ शायद भूखा हो, तो भूखे का इंटोनिम ये नहीं होगा। वेल फीड अच्छी तरह पेट भर के उसको खिला पिला के रखा हुआ, तो ये इसका इंटोनिम होगा। भूखा है, यहाँ पे अच्छी तरह खिलाया पिलाया। ठीक है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे बेचारे फ़लस्तीनी हैं। तो अ पर्टिकुलर कंट्री माइट बी जेनरस, एक ख़ास मुल्क, जेनरस का मतलब होता है सखी, जेनरस का मतलब होता है सखी। ठीक है, एक ख़ास मुल्क सखी भी हो सकता है, कोई है या यूँ कहते हैं कोई ख़ास मुल्क सखी भी हो सकता है। तो फ्रिगल, फ्रिगल का मतलब होता है सोच समझकर खर्च करने वाला, तो ये सखी है, ये सोच समझकर खर्च करने वाला है, ये तो इसका सिनोनिम नहीं होगा। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फजूल खर्च करने वाला, ये सखी और फजूल खर्च करने वाला बड़ा फ़र्क है। ठीक है, ये भी इसका नहीं होगा। मॉडरेट का मतलब होता है दरमियाना खर्च करने वाला, तो ये भी नहीं होगा इसका एंटोनियम यानी ज़िद। और मैसरली, मैसरली मतलब होता है कंजूस। ठीक है, कंजूस, तो ये इसका जो है अल्लाह भला करे एंटोनियम होगा, सखी कंजूस। ठीक है, भूखा और वेल फीड यानी अच्छी तरह खिलाया पिलाया, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि है उसका यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस का, तो इसको ये कर लेते हैं। तो दूसरा सेक्शन है प्रीपोजिशंस का। प्रीपोजिशन में पहला सवाल है कि द कमेटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड योर रिक्वेस्ट फॉर मंथ पेड लीव। कमेटी को अफसोस है, रिग्रेट है, अफसोस है कि वो एक महीने की तनख्वाह की जो है आपकी रिक्वेस्ट, आपकी दरख्वास्त जो है, एक महीने की तनख्वाह की दरख्वास्त, एक्सीड का मतलब होता है कबूल करना। ठीक है दोस्तों, एक्सीड का मतलब होता है कबूल करना, तो वो एक्सीड नहीं कर सकती, कबूल नहीं कर सकती। हमेशा एक्सीड के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है जो कि है ट। क्या है दोस्तों, तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, ये इसके अलावा कोई भी नहीं लगती। जब भी एक्सीड आए आपने आंखें बंद करके टू ठोक देना है, ये जो है इसकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और इसके साथ कोई भी नहीं लगेगी, ना फॉर लगेगी, ना इन लगेगी, ना विथ लगेगी। कबूल करना यानी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमेटी को अफसोस है कि वो एक महीने की तनख्वाह के साथ आपकी छुट्टी की दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकती, कि नॉट एक्सीड कबूल नहीं कर सकती, तो इसके साथ टू लगेगा, टू यूर रिक्वेस्ट। ठीक है, दूसरा सवाल है कि आवर कॉलेज इज़ एफिलिएटेड डैश द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। एफिलिएटेड यानी मुंसलिक। ठीक है, एफिलिएटेड यानी मुंसलिक। ठीक है दोस्तों, एफिलिएटेड यानी मुंसलिक। हमारा कॉलेज जो है मुंसलिक है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के साथ। के साथ किसका सेंस दे रहा है, विथ का, और यहाँ भी बेशक एफिलिएटेड भी एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, वो है विथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी क्या आएगा, विथ आएगा। और एरर डिटेक्शन का सवाल आया है, ये भी बहुत मज़े का है दोस्तों, करते हैं बिस्मिल्लाह। जॉर्ज हैज़ नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट येट एंड मारिया हैज़ नॉट नाइदर। अब गौर से देखें, जॉर्ज ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, और मारिया ने भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे कि एन असाइनमेंट आएगा द के बजाय, लेकिन नहीं, असाइनमेंट द ही लेता है अपने साथ आर्टिकल। और तो मसला का है, मसला है दोस्तों यहाँ पर
हैज़ नॉट के बाद। अब देखें ये हैज़ नॉट दिया हुआ है और उसके बाद नाइदर भी दिया हुआ है, तो एक जगह पे दो दो नेगेटिव नहीं आते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी पीछे नेगेटिव आए तो उसके बाद नेगेटिव के बाद कभी भी नाइदर नहीं आता, इसके बाद आएगा आइदर, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा? आइदर आएगा। तो आइदर की वजह से ये यहाँ पर गलत है, तो इसका जवाब क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। और दूसरा जवाब सवाल है कि द सन रोज बिफोर आई गोट अप। तो ये जो है ये अलग अलग है, ठीक है। ये सी है, ये बी है, ये बी है और ये ए है, तो ये अलग अलग हैं। ये इसमें प्रिंटिंग में शायद मिस्टेक हुई है, तो ये कुछ अलग अलग है। देखें आप, रोज़ कहाँ से आया? रोज़ तो गुलाब को कहते हैं, तो यहीं पे आपने पकड़ लिया होगा कि बी है, तो ये तो अंधा भी पकड़ लेगा कोई, ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा भी पकड़ लेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब निकलता है वैसे द सन रोज़ के बजाय राइज आएगा। द सन जो सूरज है वो मेरे उठने से पहले निकल चुका था, मेरे उठने से पहले निकल चुका था। तो यहाँ पे आएगा द सन हैड राइजन बिफोर आई गॉट अप। द सन हैड राइजन बिफोर आई गॉट अप। सूरज मेरे उठने से पहले निकल चुका था। तो यहाँ गलती कहाँ पर है? बी पर है। यूजेस ऑफ वर्ब्स। लूसी इज़ अ गुड गर्ल एंड डैश फॉर अ ब्रदर। यहाँ पे जो लॉन्ग है, लॉन्ग्स है, लॉन्गिंग है या लॉन्ग्ड है, इनका मतलब लंबा नहीं निकलेगा। वैसे लॉन्ग का मतलब लंबाई के वो होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब लंबा नहीं निकलेगा, यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा ख्वाहिश करना, ठीक है। तो लूसी जो है एक अच्छी लड़की है और वो ख्वाहिश करती है किस चीज़ की? भाई की ख्वाहिश करती है, ठीक है दोस्तों, ख्वाहिश करना, ठीक है, भाई की ख्वाहिश करती है। तो यहाँ पर लॉन्ग आएगा? नहीं आएगा लॉन्ग। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लूसी इज़ ए गुड गर्ल एंड ये यहाँ पर जो है गलत वो टेंस बन जाएगा अगर हम लॉन्ग देंगे तो। दूसरा है लॉन्गिंग। अब एंड के बाद कभी भी जो है इज़ लॉन्गिंग नहीं आता, ये आता है उसमें कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों लॉन्ग्स। क्या आएगा? लॉन्ग्स। लूसी इज़ अ गुड गर्ल एंड लॉन्ग्स फॉर ब्रदर। वो ख्वाहिश रखती है भाई की, ख्वाहिश करती है का सेंस बन रहा है यहाँ पर। तो करती है किस में आता है? इनडेफिनाइट में। यहाँ पर सेंस बन रहा है करती है। वो लूसी एक अच्छी लड़की है और वो भाई की ख्वाहिश करती है, तो यहाँ पर क्या है आएगा? यहाँ पर लॉन्ग्स आएगा। दूसरा सवाल है मैंगो इज़ फ्रूट डेट आई डैश। मैंगो आम जो है अच्छा फल है जो मैं हमेशा से पसंद कर रहा हूँ, हमेशा से पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसका ये सेंस बन रहा है कि हमेशा से पसंद कर रहा हूँ, तो आई एम ऑलवेज लाइकिंग, ये देखें ये बन रहा है यहाँ पर, हाँ बन रहा है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो ये जुमला है आई एम ऑलवेज लाइकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हम अभी कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपको ये इसके टेस्ट करवा रहा हूँ, पेपर टेस्ट करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमेशा आ गया, यानी वो पहले भी करती थी, अभी भी कर रही है, हमेशा से पहले भी करती थी। तो यहाँ पे इसके लिए इसका सेंस तो फीलिंग आ रही है लेकिन सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसलिए हैव बीन ऑलवेज लाइकिंग। हैव बीन यानी ये हैव बीन वाला जो आ गया ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये जब लगाते हैं हम जब किसी मखसूस वक्त से कर रहे हो कोई काम, किसी पॉइंट से कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर रहे हैं हमेशा से, हमेशा कोई पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर लॉजिकली ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, किसी पॉइंट से या ड्यूरेशन से के लिए इस्तेमाल होता है ये हैव बी वाला जुमला। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये भी यहाँ पर नहीं लगेगा। हैव बीन ऑलवेज लाइक्ड, हैव बीन ऑलवेज लाइक्ड, आई हैव बीन ऑलवेज लाइक्ड, ये जो है ये बन जाएगा इसका पैसिव। तो यहाँ पे पैसिव का तो है ही नहीं, यहाँ पे से मायना निकल लिए कि आम वो फल है जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। यहाँ पे अगर यूँ लगा देंगे ये तो ये बन जाएगा पसंद किया गया है मुझसे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो बाकी क्या बचा? ये बचा।
क्यों दोस्तों ये लगेगा? क्योंकि जो किया गया है आम पसंद रहा है हमेशा से, वो अभी भी है और पहले भी था, इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये परफेक्ट वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये यहाँ पर लगेगा। नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा करते हैं दोस्तों, यूजेस ऑफ टेंसेस, यानी कि टेंसेस का इस्तेमाल करो, इनमें बताओ टेंसेस कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई विश आई वर यंग फॉर एवर, मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वर है यहाँ पर, ठीक है, कि मैं हमेशा यंग यानी जवान, कि मैं हमेशा जवान रहता, हमेशा जवान रहता। रहता जो ता है ये किसका सेंस दे रहा है? ये इंडेफिनाइट का सेंस दे रहा है और पास्ट का सेंस है। जुमला किसका? पास्ट का, तो प्रेजेंट तो होगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है। ठीक है, और ये प्रेजेंट तो होगा ही नहीं, ये दोनों तो गलत हो गए। पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा जवान रहता है, ये बोल रहा है, ये मैं हमेशा जवान रह चुका हूँ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा रहता। तो ये इसका भी सही, तो किसका जवाब होगा? इसका भी जवाब सी सही होगा। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है ये, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा जवान रहता, तो इसका जवाब सही होगा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। नंबर 2 है डेथ टोल ऑफ द अर्थक्वेक विक्टिम्स इज फियर्ड टू हैव इंक्रीज्ड, यानी मरने ज़िलज़िले की वजह से, ज़िलज़िले जो आया है उसकी वजह से मरने वालों की तादाद में इजाफ़ा होने का खदशा है। अब देखो इसको पढ़ो गौर से। बोल रहा है खदशा हुआ, अभी बढ़े नहीं है, ठीक है, और बढ़ रहे भी नहीं हैं, बढ़ने का खदशा है, कहीं बढ़ ना जाए, और पहले मर भी चुके हैं, यानी कि ये परफेक्ट टेंस है। जैसे काम कर चुके हो और अभी हो भी रहा है, ठीक है, ये एक परफेक्ट टेंस है, तो ये इंडेफिनाइट का तो सवाल ही नहीं बनता, ना प्रेजेंट है ना पास्ट है, इंडेफिनाइट है ही नहीं, परफेक्ट टेंस है। तो अब देखो ये परफेक्ट टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। ये बोल रहा है मरने वालों की तादाद का खदशा है बढ़ने का, यानी अभी भी वो बढ़ सकते हैं, बढ़ना ख़त्म नहीं हुआ है, अगर ख़त्म हो जाते तो हम लिखते पास्ट, लेकिन अभी भी बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका डी जवाब सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारा मैथ का पार्ट 2 है, जिसमें इंट्रोडक्शन सेट है वगैरह वगैरह। तो पहला इसका सवाल करते हैं कि, तो इसका पहला सवाल है द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ x such that x belongs to natural numbers x लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, ये जो 2 डॉट है इसको यहाँ रेशो नहीं पढ़ेंगे, ये असल में इस तरह की लाइन होती है जो यहाँ पे दी हुई होती है, ठीक है, इसको कॉलन भी नहीं पढ़ेंगे, ये इस तरह की लाइन है, इसको हम इस लाइन को पढ़ते हैं सच डेट, ठीक है, उसमें मैथ में सच डेट पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, ठीक है, पावर सेट को हम मिसाल, ये हमारा एक पावर सेट है, तो पावर सेट में 1 2 कितने बोल रहा है, चलें नेचुरल नंबर, चलें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 10 से कम हो और 10 के बराबर हो, यानी कि ये 1 2 3 चलते रहे 10 तक, ठीक है, तो 10 तक चलेंगे और इससे कर लेते हैं। तो अब किसी भी जब पावर सेट का हमें निकालनी होती है, उसके सब सेट कितने निकलेंगे, उसकी कार्डिनलिटी निकालनी होती है, तो उसका फार्मूला होता है 2 पावर n, यानी कि 2 को हम पावर कितनी बार देंगे, नंबर बार पावर देंगे, जितने उसके नंबर होंगे, तो इसके नंबर कितने, टोटल 10 हैं, कितने नंबर दोस्तों 10 हैं, तो इसके पावर हम देंगे 10, 2 पावर 10 देंगे, तो 2 पावर 10 क्या होगा, 2 पावर 10 होगा 1024, ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कर लेना, तो इसका जवाब हो जाएगा 1024, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा सवाल है राइट x इज़ इक्वल टू 1 4 9 16 25, ये चल रही है, ठीक है, ये है इनफाइनाइट सेट है और ये इसको बोल रहा है कि बिल्डर फॉर्म में तब्दील करना है। तो अब ये पहले सेट को समझिए, 1 4 9, तो ये क्या हो रहा है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब ये जो है 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका है 3 का, और ये जो 16 है किसका है
4 का और ये 25 5 का, ये सारे जो है स्क्वायर्स हैं किसके, इन नंबर्स के, नेचुरल नंबर हैं ये, सही है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं लेकिन उनके स्क्वायर हैं। तो या दूसरा सवाल है इसका, सेट ऑफ होल नंबर नहीं, होल 0 से स्टार्ट होते हैं। अ सेट ऑफ स्क्वायर्स नंबर, हाँ स्क्वायर नंबर है ये, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, स्क्वायर हैं ये सारे, तो इसका जवाब हो जाएगा सही डी। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं दूसरा नंबर सिस्टम से। ये जवाब सवाल है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 11, एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, मिसाल x है जिसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, गिव्स 3 एज अ कोएफिशिएंट, गिव्स कोएफिशिएंट को हमेशा जो इसका है उसको अलग लिखते हैं, गिव्स 3 एज अ कोएफिशिएंट क्या देगा, 3 कोएफिशिएंट देगा। उसके बाद जो क्या बोल रहा है ये कि एंड 0 एज अ रिमाइंडर, यानी कि इसको अगर हमने डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है इससे, तो रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, 0 आया है। तो बताओ मुझे कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या होगा रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर, इस सेम नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, इस सेम नंबर को डिवाइड करेंगे 15 से। तो मुझे बताओ क्या इसका रिमाइंडर होगा, ये फाइंड करो, बस इतना सा तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है ये। तो आइए शुरू करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, देखें इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला कुछ यूँ है कि जो डिवाइडेंट होता है, जो डिवाइडेंट होता है यानी कि जो कि ये x है जिससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये जो x है जिससे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइडेंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, उसका फार्मूला होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो जो हमारा ये डिवाइडेंट नहीं मिला हुआ x हमने रख लिया है। डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र दोस्तों हमारा पास है ये, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको डिवाइज़र बोलते हैं, जो डिवाइड कर रहा होता है उसको डिवाइडेंट बोलते हैं। डिवाइज़र क्या है 11, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 3, प्लस करेंगे रिमाइंडर क्या है हमारा 0। ठीक है, समझ में आ गई। तो x इज़ इक्वल टू 33 आया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 प्लस 0, 33 सेम रहेगा, तो हमारा जो है x क्या निकला 33 निकला। अब x को हम डिवाइड करवाएंगे 15 के साथ, यानी कि 33 को हम डिवाइड करवाएंगे 15 के साथ, तो हमारा क्या आएगा रिमाइंडर 15 डिवाइड 33, 15 2 से 30 और माइनस करेंगे तो 3 बचा, तो रिमाइंडर दोस्तों क्या आया हमारे पास 3 आया। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 3। बस इतना आसान इजी था, उम्मीद करूँगा समझ आ चुका होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट में बता देना। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज़, 2 नंबरों की जो एलसीएम निकली है वो है 280 एंड द रेशो, उनका रेशो है 7:8। द 2 नंबर्स आर, वो 2 नंबर कौन से हैं। पहली चीज़, ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है लेकिन आम तौर बंदों के लिए आसान है, वो क्या है हर नंबर की एलसीएम निकाल के देख लो, जिसकी एलसीएम ये निकले वो इसका जवाब है। ठीक है, इस टाइम टेकिंग वो है ये, लेकिन इसका आसान तरीका भी है, वो कुछ ऐसे है कि हमारे पास जो है 280 उसका जवाब निकला है और उसके रेशो की तादाद क्या है 7:8। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम ये जो 7:8 है ये इसकी रेशो की तादाद है। ठीक है दोस्तों, इसका रेशो है, और टोटल जो है हमारे पास कितना है, टोटल है हमारे पास 280। अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर का नहीं पता कि नंबर क्या है, इसके बजाय यहाँ पे क्या रेशो के नंबर आएंगे, ये है ये है ये है या ये है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है x ले लेंगे, नंबर को किसी भी नंबर को x ले लेंगे, 7x इसके साथ भी, 8x इसके साथ भी। ठीक है दोस्तों, अब देखें इन दोनों का कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा,
क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये दोनों ये को प्राइम नंबर हैं, यानी कि ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। तो अलबत्ता हमें क्या करना है, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई 8x, 7 मल्टीप्लाई 8 56x। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो 56x है, ठीक है दोस्तों, ये इसके बराबर है, ये रेशो जो है इसका है। ठीक है, किसका? ये दो नंबरों का जो रेशो है ये इसका है 280 का। तो ये किसका रेशो है? 56x, ये 280 का रेशो है। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 7 8 ज़ 56 और ये 7 4 ज़ 28। तो यहाँ पे आ गया 8x इज इक्वल टू 40। 8 1 ज़ 8, 8 5 40। तो क्या आ गया जवाब? x इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, x क्या निकल गया? 5 निकल गया। अब ये याद रखना x क्या है हमारा? 5 है। तो अब जो हमने यहाँ पे 7x मल्टीप्लाई 8x किया था, यानी कि इनकी जो रेशो की वैल्यू थी 7x रेशो 8x था। अब इनकी वैल्यू हम इस x की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा दोस्तों? 35, यानी कि पहला जवाब है 35। और 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा? 40, यानी कि दूसरा जवाब है 40। तो पहला नंबर है 35 और दूसरा नंबर है 40। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूँगा समझ आ गया होगा। तो इसका सही जवाब है 35, 40। ठीक है, ये इसका तरीका है निकालने का। और अलजबरा में, अलजबरा बहुत ही आसान है दोस्तों, बस इन्होंने थोड़ी सी टेक्निक दी हुई है और उम्मीद करूँगा अच्छी तरह समझाने की आपको। और चलिए शुरू करते हैं। बस थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, सवाल दिया हुआ है, अगर x माइनस 3y x प्लस 3y 3y इज 9 के बराबर है, तो देन एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर किसके बराबर होगा? अब देखो, जिसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला पता है वो तो आंखें बंद करके भी ये सवाल बोल देगा, भाई ये कैसा सवाल है, ये अजीब सा सवाल दिया हुआ है इन्होंने पागलों ने, ये बोलेगा वो। क्यों बोलेगा? क्योंकि अब देखो, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, इस डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी को अगर हम इसमें तब्दील करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का रेशियो क्या निकलेगा एक्स प्लस 3y, यानी कि 9 का भी स्क्वायर हुआ हुआ है अभी, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं, x माइनस 3y यहाँ पे आ गया। तो ये इसका जो है जवाब आ गया, किसका? इसका। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये बोल रहा है कि हमारा भाई बोल रहा है कि x माइनस 3y और x प्लस 3y किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा? तो इसका जवाब ये किसके बराबर है? x प्लस 3y के और x माइनस 9y के। ठीक है, ये x प्लस 3y के और x माइनस 9y के और x माइनस 3y के बराबर है, और x माइनस 3y x प्लस 3y किसके बराबर है? वो 9 के बराबर है। तो ऑब्वियसली ये जो ये है ये भी 9 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के ट्रिकी सवाल भी आते हैं जो आपको सोच समझ के करने होंगे। अब बोल रहा है ये कि अगर x मल्टीप्लाई करें y से और उसका जवाब और वो बराबर हो x प्लस वाई के, उसको मल्टीप्लाई करें x डिवाइड y से -1 कर दें, देन द वैल्यू ऑफ 8 मल्टीप्लाई 4 क्या निकलेगी? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है 8 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y इन सारी चीज़ों के बराबर है, x मल्टीप्लाई y इन सारी चीज़ों के बराबर है। तो 8 मल्टीप्लाई 4 भी इन्हीं चीज़ों के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो 8 मल्टीप्लाई 4 है, सवाल नंबर दूसरा 8 मल्टीप्लाई 4 है, ये भी किसके बराबर होगा? इसके x
प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड वाई माइनस 1। अब इनका वैल्यू पुट करते हैं। इसको हमने x लिया हुआ है और इसको हमने y लिया हुआ है, ठीक है। तो 8 यहाँ पर आ गया प्लस 4 यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर आ गया डिवाइड 4 माइनस 1। तो अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिमास रूल लगेगा, ठीक है। डिमास रूल लगेगा, पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई, फिर ये बच्चों का ये 8वीं में आता है। तो ये इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ये डिवाइड हो गया। तो अब क्या हुआ, 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 प्लस 8, 4 2 सा 8 माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, 8 और 8 16 माइनस 1, तो इसका जवाब क्या आएगा 15। ये इसका सही जवाब है। 15 का इसमें 15 है, ये रहा, ठीक है दोस्तों। और अब पढ़ते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री भी बहुत आसान है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस। अब मेरी बात एक याद रखिए हमेशा कि जो स्लोप होता है, स्लोप ये इसको हम एम से डिनोट करते हैं, यानी शो करते हैं, एम से करते हैं, ठीक है। तो जो इसका फार्मूला होता है स्लोप का, वो क्या होता है, वो होता है चेंज इन वाई अपान चेंज इन एक्स, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ आ गया। इसका मतलब है चेंज इन, यहाँ पे चेंज इन वाई अपान चेंज इन एक्स, ये इनका फार्मूला है, ये स्लोप का फार्मूला है। तो बोल रहा है ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस पे इसका स्लोप क्या बनेगा, किस पे बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे बोल रहा है, इस लाइन पे। अब मेरी बात याद रखें, एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई भी नंबर देते हैं इधर चेंज इन एक्स से, यानी इस तरह कोई भी नंबर देते हैं, मिसाल 3 देते हैं, तो y की जगह पर हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। अगर y की जगह पर हम मतलब नंबर दे रहे हैं तो x की जगह पर हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। यानी जब भी x एक्सिस मांगे तो हमें ऊपर y की जगह पे 0 देना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा 0 आता है। तो x एक्सिस हमारा निकला, कितना निकला, 0 निकला, ठीक है। ये हमारा आ गया 0। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे बोलता कि y एक्सिस क्या है, तो यानी हम नीचे इधर 0 देते, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऊपर y है और नीचे 0 है, ठीक है। ये अलग से मैं बता रहा हूँ, ऊपर y है नीचे 0 है, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा या इनफाइनाइट आएगा जवाब, ठीक है। तो अगर बोले कि x एक्सिस का बताओ स्लोप जो है क्या बनेगा x एक्सिस लाइन पे, सीधी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हमारा 0 आएगा। अगर y एक्सिस का बोले तो इनडिफाइन आएगा या आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब बोल रहा है ज्योमेट्री में दूसरा सवाल है कि एन isosceles triangle is drawn with angle as shown, नीचे दिखाई गई है, उसे बनाकर with the find the value of x, ठीक है। बोल रहा है x का वैल्यू फाइंड करो। अब मेरी बात सुने, isosceles ट्रायंगल क्या होता है। isosceles ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल के दोनों साइड बराबर हो। क्या हो, दोनों साइड, ये वाला और ये वाला बराबर हो, उसको isosceles ट्रायंगल कहा जाता है। ये आपने बात याद रख ली, यानी कि दोनों तरफ बराबर हैं। तो अब इस तरफ का वैल्यू क्या है, इस तरफ का वैल्यू है 2x माइनस 1, तो ये हमने लिख लिया 2x माइनस 1। इस तरफ का वैल्यू क्या है 75, ये हमने यहाँ पे लिख लिया 75। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। माइनस का 1 उधर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि 76। 2 1 है 2 और ये आ गया 2 3 से 6, 1 टाइम 1 इसको दिया, 2 8 से 16। एक्स का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, एक्स का वैल्यू निकला 38, समझ में आ गया, 38 एक्स का वैल्यू निकला। एसोसेल्स ट्रायंगल के दोनों साइड्स बराबर होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है और इसमें कोई भी नहीं देनी है, बस फार्मूला और याद रखना है तो आप समझ जाएंगे। तो 38 ये रहा बी में, तो ये इसका जवाब आ गया। अब बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ
0 x 6 एंड 9 इज सेम, ये बराबर है, ये इक्वल है एज द एवरेज ऑफ 0 6 एंड 9 थस द वैल्यू ऑफ x। तो इसका x का वैल्यू क्या निकलेगा जब करते हैं। एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, ये एवरेज का फार्मूला है। तो अब हम एवरेज पहले इस नंबर की निकालते हैं, एवरेज 1 की निकालेंगे। एवरेज 1 क्या है, 0 x 6 एंड 9, 0 प्लस x प्लस 6 प्लस 9, टोटल नंबर कितना हो 1 2 3 4, तो नीचे 4 दे देंगे। क्या निकली दोस्तों इसकी जवाब निकला है 6 और 9 15, 15 और 0 15 ही होंगे, तो इसका जवाब निकला है 15 प्लस x अपान 4, ये एवरेज 1 का निकला। इसी तरह एवरेज 2 का निकालेंगे, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 0 6 9, ठीक है, 0 प्लस 6 प्लस 9 अपान 3, क्या निकला दोस्तों 15 अपान 3, ये टेबल लग रही है, ये 5 हो गया, तो इसका जवाब आया 5। तो दोस्तों ये बोल रहा था यहाँ पे कि ये दोनों सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है यानी कि बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 प्लस x अपान 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये 4 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 प्लस x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसका जवाब क्या आएगा, 15 प्लस x इज इक्वल टू 20। अब ये प्लस का, इसको हमें x को खाली करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको प्लस का उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 20 माइनस 15, x इज इक्वल टू 5, इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये इसका दुरुस्त जवाब है। लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, द एवरेज ऑफ, इसका जो है 5 इसमें ऑप्शंस में ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई ऑप्शन दे के एक 5 जवाब लगा देंगे, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ऑप्शंस में ही नहीं जो, और ये 5 जवाब सही है इसका, ठीक है। इन द ग्रुप्ड डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड, ये बोल रहा है कि ग्रुप डेटा के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, उसके एक ग्रुप को, हर ग्रुप को क्या कहते हैं, ये यूँ पूछ रहा है सवाल में। अब सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि ग्रुप डेटा क्या है। ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का क्वेश्चन है, तो हमें ये समझना होगा कि ग्रुप डेटा क्या होती है। ग्रुप डेटा वो डेटा होती है जब डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है, उसको हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डेटा है 1 से लेके 10 तक हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे, 1 से लेके 5 तक एक हिस्सा तकसीम कर दिया, 1 से लेके 6 से लेके 10 तक एक हिस्सा तकसीम कर दिया, तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, तो इसको ग्रुप डेटा कहते हैं, ठीक है। अब उस तकसीम किए हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गई। ग्रुप डेटा तकसीम करने को बोलते हैं, तकसीम के हिस्से को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जो टेबल में हर नंबर की, हर ग्रुप की जो है क्लास जिसमें होती है ना, जिसमें क्लास और उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मतलब बनता है इंफॉर्मेशन एंट्री में तादाद, ठीक है। तो जिनकी मिसाल के तौर पे ये फैज़ान है, फरहान है, राफ और इधर कोई भी बंदे हैं, राफ़े है, कुछ भी है, तो इनके मिसाल के तौर पे नंबर हैं, ये नंबर है। तो इसकी हम जब टेबल बनाएंगे तो इसमें ये क्लास आ गई और ये जो है हमारे पास आ गई तादाद, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी। जो ये टेबल बनेगी इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि तकसीम के हिस्से को क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये तो मतलब टेबल को हम कहते हैं, तकसीम के हिस्से को तो फिर ये नहीं कहते, तो अलबत्ता ये नहीं होगा इसका जवाब, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में कहते हैं तादाद को, ठीक है। तादाद किसकी तादाद? नंबर्स की तादाद, ये नंबर्स हैं इनकी तादाद। अब मिसाल के तौर पे फैज़ान, फरहान, फुरकान और रेहान कुछ भी है, जो भी नंबर्स हैं उन जो भी नाम से उनके जो नंबर हैं, मिसाल के तौर पे फैज़ान का नंबर है 0314 714 114, ये जो नंबर है ये फैज़ान का नंबर है। अब ठीक है, अब इस नंबर की इसी तरह दूसरों के भी नंबर, उन नंबरों की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, सही है। और अगर उनके नाम भी होते हैं यहाँ पर, उनको उनकी क्लास भी होती है यहाँ पर, तो उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? तो तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन वो तादाद पूछ नहीं रहा ना, वो पूछ रहा है कि हम तकसीम शुदा नंबरों को क्या कहते हैं। तो अब आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा की तरफ। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन यानी मजमूआ, डेटा का मजमूए को कलेक्शन कहते हैं, वो भी नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे इसका जवाब बचा क्लास इंटरवल। क्लास का मतलब होता है तकसीम शुदा डेटा, ठीक है। इंटरवल का मतलब होता है यहाँ पर आप कह लें कि 1 से लेके जो 5 तक जो चल रहे हैं नंबर्स, उनकी रेंज, ठीक है। इंटरवल का मतलब होता है रेंज। इंटरवल का इसी तरह फार्मूला भी होता है, लोअर रेंज को करते हैं माइनस करेंगे अपर रेंज से, यानी कि ऊपरी रेंज से, ठीक है। ये अपर रेंज से माइनस करते हैं, अपर रेंज 5 है, यानी कि एक क्लास में मिसाल के तौर पे 1 से लेके 10 तक के नंबर हैं। क्लास किसको बोलते हैं? तकसीम शुदा नंबरों को बोलते हैं, ठीक है। उनकी रेंज क्या है? उनकी रेंज है 1 से लेके 10 तक। तो अपर रेंज क्या है उसकी? 10 है। लोअर रेंज क्या है? 1 है। तो ये अपर रेंज माइनस लोअर रेंज है, इसका फार्मूला, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। तो ये इसका सही जवाब है, क्लास इंटरवल। तकसीम शुदा नंबर को क्लास बोलते हैं। यहाँ पूछ भी यही रहे कि जो तकसीम शुदा ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं। अब आ जाते हैं आईक्यू की तरफ। आईक्यू सबसे आसान इसमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं आईक्यू का। बोल रहा है कि 8 7 10 5 4 7, ये एक सीरीज़ दी हुई है। इसने क्या दी हुई है? सीरीज़ दी हुई है दोस्तों। अब सीरीज़ जो है हमारे पास ये है, इस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है हमें, ठीक है। आगे क्या आएगा? अब हमें किसी भी सीरीज़ को जब दी हुई हो तो उस सीरीज़ को हम पहले करते हैं उसका डिफरेंस फाइंड, कि इसमें डिफरेंस कितना है। अब देखें आप डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं? पहले नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करते हैं तो उसका डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो करते हैं, चलो बिस्मिल्लाह करके माइनस। 8 में से 7 गए, 8 में से 7 गए तो हमारा बचा माइनस का 1 बचा, ठीक है। ये 8 के डिफरेंस है, और 8 के ये माइनस का 1 बचा। अब 7 में से 10 गए, 7 में से 10 गए तो कितने बचे? माइनस के 3 बचे, ये दूसरे नंबर का डिफरेंस है। 10 में से 5 गए तो माइनस के 5 बचे, ठीक है। ये हमारी सीरीज में चल रही है। फिर ये दोबारा से 5 में से 4 गए तो -1 बचा, और ये 4 में से 7 गए तो माइनस के 3 बचे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? इसमें देखें ये डिफरेंस है, ये पहले -1 हो रहा है, सीरीज़ चल रही है, फिर -3, फिर माइनस कर रहा है कितना? 5 कर रहा है। उसके बाद दोबारा से सीरीज़ रिटर्न चल रही है, फिर -1 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है। अब क्या करेगा? -5 करेगा, यानी कि इसमें से अब -5 करेगा। 7 में से करते हैं हम -5, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो इसका जवाब आ गया हमारा, अल्लाह वाला कर 2, ठीक है दोस्तों। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा समझा दूँ। 8 में से कितने माइनस करेंगे? जो 7 आएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 में से कितना 10 में से कितने माइनस करेंगे? जो 7 आएगा, माइनस का 3 करेंगे तो 7 आएगा। फिर 10 में से कितने माइनस करेंगे? जो 5 आएगा, -5 करेंगे तो 5 आएगा। फिर -5 में से कितने माइनस करेंगे? जो 4 आएगा, -1 करेंगे तो 4 आएगा। फिर -4 में से कितने माइनस करेंगे? जो 7 आएगा, -3 करेंगे तो 7 आएगा। तो इस हिसाब से ये जो सीरीज़ चली है -1 -3 -5, ये चल गई। अभी दोबारा चल रही है -1 -3 -5। तो ये जो नंबर आएगा, इस नंबर में से माइनस कितने करने हैं हमें? 5 करने हैं। तो इसके बाद अगला नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये नंबर क्या था हमारे पास? ये नंबर था 7।
7 था, 7 में से हमने माइनस किया 5, तो क्या बचा 2 बचा। तो इसका अगला नंबर क्या है 2 है, ठीक है। उसके अगला वाला कैसे निकालेंगे, उसके अगले वाला ऐसे निकालेंगे कि 7 में से -1 करेंगे तो उसके अगले वाला निकल जाएगा। फिर उसके अगले वाला कैसे निकालेंगे, -3 करेंगे तो उसके अगले वाला, फिर उसके अगले वाला कैसे निकालेंगे, -5 दोबारा। तो ये इस तरह से सीरीज़ चलती रहेगी। समझ में आ गया, उम्मीद करूँगा समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये भी IQ का है कि सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ सेम रिलेशनशिप एज फ्लोट टू सिंक। वो पेयर, वो जोड़ा सिलेक्ट करो जिसका रिलेशनशिप बिल्कुल फ्लोट और सिंक जैसा हो। फ्लोट यानी कि तैरना, पानी के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जब तैरते हैं हम उसको फ्लोट बोलते हैं। सिंक यानी डूबना, जो पानी में डूब गया, प्यार में डूब गया, उसको सिंक बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे आते हैं मिसाल के तौर पे फ़िश और वाटर, ठीक है। मछली और पानी, मछली तो पानी के अंदर ही होती है, पानी पहले से ही डूबा हुआ है, तो ये तो जवाब गलत है। अब ये देखते हैं वार एंड आर्मी। तो ये जंग कहाँ से आ गई डूबने में। आर्मी जो है, आर्मी जंग के अंदर होती है ना, जंग के ऊपर थोड़ी होती है। तो ये तो फ्लोट ऊपर होता है, सिंक नीचे होता है, यानी डूबा हुआ नीचे होता है। ये जंग में होती है ना आर्मी, तो ये भी गलत है। बचा ये बोट और सबमरीन। बोट पानी के ऊपर होती है, सबमरीन पानी के नीचे होती है, कॉमन सेंस ये कहता है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, दीज आर थिंग्स, बट ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये पानी का ऊपरी तय है, ये डूबा हुआ है अंदर पानी, ये पानी की अंदरी तय है, यानी कि पानी के अंदर डूबना, ये पानी के अंदर, पानी के ऊपर फ्लोट करना, ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। हालांकि कॉमन सेंस यही कहता है कि ये सही है, लॉजिक है इसमें भी कि ये तो ऊपर तैरती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों का नहीं पूछा गया। IQ का सवाल आए तो आपने गौर करना है कि पूछा किस बारे में जा रहा है। चीज़ों के बारे में पूछे जा रहे हैं तो चीज़ें आपने देखनी है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो ये देखते हैं शिप एंड सी, समंदर और जहाज़ ऊपर तैरता है, समंदर नीचे होता है। समंदर मतलब इस जस्ट इसकी तरह नहीं है, सबमरीन की तरह, ये सिंक की तरह है, डूबना है मतलब। तो इस वजह से ये वाला जवाब सही हो जाएगा। ये कोई इसकी तरह चीज़ नहीं है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, वन जज, पुलिस, क्राइम, पनिशमेंट, जजमेंट। इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में जो है आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखें, पहले क्या होता है, पहले क्राइम होता है, पहले चोरी होती है, उसके बाद पुलिस आती है, उसके बाद जज के पास ले जाती है, फिर जजमेंट सुनाता है, जज जजमेंट देता है, उसके बाद पनिश देता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, क्राइम हुआ, दूसरा पुलिस हुई आई, तो यानी कि 3 2 1 5, ये जो इसका डी ये सही रहेगा। चौथा सवाल है आखिरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। समझ में जिसको आएगा उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिसको समझ नहीं आया तो कुछ भी लिखा आएगा। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन से, यहाँ बोल रहा है कि जो मैन है उसके बारे में तारुफ कराया जा रहा है, किसके ज़रिए, लड़की के ज़रिए, औरत के ज़रिए, ठीक है। वुमेन तारुफ कर रही है मैन का, ठीक है, समझ में आ गया। तो वुमेन कैसे तारुफ कर रही है, तो खातून कह रही हैं कि हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, इसकी बीवी मेरे बाप की इकलौती बेटी है, इसकी बीवी मेरे बाप की इकलौती बेटी है। तो बताओ वो लड़की उस आदमी की क्या लगी, यानी औरत जो है वो तारुफ करवा रही है अपने मर्द का कि उसकी बीवी मेरे बाप की इकलौती बेटी है उसके, तो क्या लगी, उसकी वाइफ लगी, ऑब्वियस सी बात है, सिस्टर तो नहीं लगी ना। और मैटरनल आंट मतलब मामी, ठीक है, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो इसकी क्या लगी, वाइफ लगी।
क्योंकि उस पर ये इस तरह के भी सवाल आते हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। और इसी तरह के मज़ीद अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड वीडियोस तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए फ़ौरन बना के अपलोड कर दूँगा।